तो ईडी क्या कुंभकर्ण है या विशेष रूप से इलेक्शन के समय ही जगती है? पौने 12 बजे मुख्यमंत्री आई हैं, पौने 6 घंटे तक आप वहाँ क्या अंडे खा रहे थे या अंडे दे रहे थे या क्या कर सेक रहे थे? तो यह अब आज़ादी के समय से गद्दारी करते रहे। इनका जो मुख्य जो इनकी पार्टी है आरएसएस, वो और ये लोग करते रहे। किसी पार्टी के साथ आपने अपनी राजनीति की शुरू की जिससे आप देश के साथ गद्दारी करने वाला बता रहे हैं। बात कंप्लीट करने दीजिए, आपने प्रश्न पूछा है। कीर्ति आजाद जी अपनी सुविधा से कह रहे हैं कि उनको 15 साल लग गए बीजेपी की असलियत पहचानने में। क्यों लिया बीजेपी ने? डिप्टी सीएम बनाया अजीत पवार को, पूछा किसी ने आज तक? आप तो लोकमत वही महाराष्ट्र से आपका हेड ऑफिस, आपने पूछा कभी? कौन सी फाइल छीनी है ममता बनर्जी जी ने? जो छीनी उसमें क्या है? तो आपको समझ नहीं आया? रामायण उन्होंने पूरी पढ़ दी, उसके बाद आप मुझसे पूछते नहीं, सीता ये कौन सवाल है, इसलिए तो मैं इसका जवाब क्यों दूं जवाब में? ये सवाल वो मेरी नेतृत्व बता चुकी है। बीजेपी कह रही है कि वो भ्रष्टाचार की उसमें सबूत थे इसलिए वो छीन कर। बीजेपी से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है? गौ माता की रक्षा, गौ माता की रक्षा सबसे बड़ा गौ मांस का निर्यातक है, जो काला धन बाहर से विदेश से लाने वाला था। बीजेपी से कोई झूठा है? कहां देखते हैं उनको डमरू बजाते हुए? अगर राम मंदिर नहीं गया तो मैं धर्म का विरोधी हो गया? ये ठेकेदार है धर्म के। मैं दशम महाविद्या श्यामा तारणी शोची भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका धूमावती बगला मातंगी त्रिपुरा सुंदरी में विश्वास करता हूं। ये मेरी दशम महाविद्या है। आपका आदमी मांस खाता रहे नॉर्थ ईस्ट में, वहां गौ मांस खाए, उसकी भी तो नई परिभाषा आई है। गौ मांस नहीं है वो मिथुन है। तो गाय है। सावरकर एंड काओ, गाय को क्यों पूजते हो? नहीं पूजना चाहिए। जो अपने मलमूत्र में लेटती हो उसको क्यों पूजते हो? उससे बढ़िया तो गधा है जो काम करता है, गंदगी में नहीं लेटता। तो सुधांशु त्रिवेदी आपने नाम लिया, मैंने लेना भी नहीं चाहता था। अजीत डोभाल बदला लेना होगा। उनके बेटे यूएस सिटीजन नया बयान आया है। उनके बेटे यूएस सिटीजन है और बिजनेस करते हैं सऊदी अरेबिया से लेकर सिंगापुर। सारे जितने भी मुस्लिम देश और दूसरे देश हैं उनके साथ उनका बिजनेस होता है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, सबके जितने भी उठा के दीजिए, 70% लोग जो हिंदी की बात करते हैं, सबके बच्चे तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं। और जो गरीब के बच्चे हैं उनको तुम कांवर देते हो, लाठी देते हो, तलवार देते हो, भाला देते हो। भगवान राम ने क्या कहा कि मस्जिदों के सामने जाके नाच करो? 87,000 प्राइमरी स्कूल्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं देश में बंद हो गए हैं। इतना लंबा प्रश्न पूछ के समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? शायद फिर आपको बोलना पड़ेगा कि पूरी रामायण पढ़ दी और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सीता कौन। आपने कहा कि अफीम है, धर्म अफीम के समान है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, वो किसी अफीम की वजह से, या जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों के दिमाग में जहर भर दिया गया, उसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहे हैं? बीच में भी समझ गया था और मैं बार बार कहता था कि कृपया इसका इस्तेमाल नहीं करें। तब तक जेटली साहब आ गए। जेटली साहब ने करना शुरू किया। वार्तालाप के इस अंक में हमारे मेहमान जो है वो थोड़े खास हैं। 1983 में भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता उसका वो पार्ट थे, क्रिकेटर हैं, आजकल राजनीति के मैदान में खेल रहे हैं। बीजेपी से राजनीति की शुरुआत हुई, कुछ समय तक कांग्रेस में रहे और अभी टीएमसी से संसद भवन पहुंचे हुए हैं, सांसद हैं। हम बात कर रहे हैं कीर्ति आजाद जी की। कीर्ति आजाद जिसे आज समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उसके पहले ईडी के वहां जाने से जो बखेड़ा खड़ा हुआ है उसका क्या मतलब है, पार्टी का उस पर क्या टेक है, और संसद भवन परिसर में या संसद के अंदर उन पर ई सिगरेट पीने का जो आरोप है उसके बारे में उनको क्या कहना है। तो चलिए वार्तालाप के इस अंक में माननीय सांसद कीर्ति आजाद जी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल का माहौल एकदम गर्म है। चुनाव आने वाले हैं। चुनाव से पहले आपकी पार्टी टीएमसी का आरोप है कि ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तमाम चीज़। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि ईडी अपना काम कर रही थी, मुख्यमंत्री वहां पहुंची और व्यवधान उत्पन्न करती हैं, फाइलें छीन लेती हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना और एक ऐसी तस्वीर देश ने देखी जो आज से पहले नहीं देखी थी, अधिकारियों के साथ झड़प, फाइलें छीनना, ये सब उचित है, ठीक है? आप रिकॉर्ड देखिए ना ईडी का। आप मेरे मुख्यमंत्री पर क्यों इल्जाम लगाते हैं? महाराष्ट्र चुनाव के पहले 2 महीने पहले ईडी पहुंची है, हरियाणा चुनाव के पहले पहुंची, झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल कर दिया, दिल्ली में इलेक्शन के 10 महीने पहले जिस प्रकार से झारखंड में किया, यहाँ अरविंद केजरीवाल को जेल कर दिया। तो ईडी क्या कुंभकर्ण है या विशेष रूप से इलेक्शन के समय ही जगती है? ये केस तो 2019 का था ठीक। और आप 6 बजे सुबह से बैठे हुए थे। कागज कौन से ढूंढ रहे हैं? कोयले के।
जो 2019 में आपने रजिस्टर किया था एफआईआर, 20 में कहाँ थे, 21 में कहाँ थे, 22 में गोवा चुनाव हुआ तो फिर आपने थोड़ी सी हल्की बहुत फुसफुसाहट हुई, 23, 24, 25, अब बंगाल के इलेक्शन है 26 में, अगले 2 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। तो ऐसा क्या है कि ईडी इलेक्शन के पहले ही जो विरोधी हैं इस केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी के सरकार के, उनके खिलाफ करती है? और यदि आप कोयले के कागज लेने आए थे तो आपको एक ही फाइल तो लेनी थी, कोई 20-25 फाइल थोड़ी ना थी जिसके बारे में आप इतना डिंडोरा पीट रहे हैं। तो सुबह 6 बजे से बैठे थे, पौने 12 बजे मुख्यमंत्री आई हैं, पौने 6 घंटे तक आप वहां क्या अंडे खा रहे थे या अंडे दे रहे थे या क्या कर सेक रहे थे? प्रश्न तो ये भी उठेगा ना। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि हम बहुत शांति से अपना काम कर रहे थे जब तक मुख्यमंत्री पहुंची। नहीं, शांति से कर रहे थे तो ईडी के फाइल ही लेने, तुम तो कोयले का फाइल लेने आए थे ना। पूरे 6 घंटे में तुम्हें कोयले की फाइल मिली नहीं क्योंकि थी नहीं। अगर होती तो वो फाइल लेके चली जाती ना। तो उसको एक तो कोयले की फाइल मिली नहीं और कोयले की फाइल लेना उसका उद्देश्य नहीं था। क्या उद्देश्य था आपके हिसाब से? उद्देश्य बड़ा सिंपल था, एसआईआर के माध्यम से जो ये प्रयास कर रहे हैं, जितना प्रयास करना चाहते हैं उसमें सफल नहीं हो पाई ज्ञानेश कुमार जी, जो बीजेपी के सहदल के व्यक्ति हैं, चुनाव आयोग के चुनाव मुखिया आयोग हैं। के ज्ञानेश कुमार जी और उनकी टीम नहीं कर पाए। तो अब यह इन लोगों ने अपना लगा दिया। क्या है वहां पे? हमारे आईपैक आज से तो हमारे साथ है नहीं, वो हमारे चुनाव के जितनी भी स्ट्रेटजी होती है, हमारी रणनीति क्या होने वाली है, हमारे कैंडिडेट के लिस्ट कौन से वाले हैं, हमारे बीएलए की लिस्ट क्या है, कौन है जो बीएलओ के साथ बीएलए जाते हैं, जो पार्टी अपनी तरफ से निर्धारित करती है। उसके अलावा इलेक्शन में कहाँ कैसे क्या लड़ाई होगी, हर ब्लॉक स्तर तक की फाइल है। हर ब्लॉक में कौन कौन सा हमारा कार्यकर्ता है, उस ब्लॉक में कितने आंचल हैं, उस आंचल में कितने गांव हैं, कितने गांव के अंदर अलग अलग पंचायत हैं, पंचायत में कितने गांव हैं, गांव में कितने अलग अलग टोले हैं, उन सबों का विवरण था। ईडी ने कहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास कुछ है नहीं। आप देखिए ना, बीजेपी के पास महाराष्ट्र में कुछ नहीं था, ये कंधे पे चढ़े शिवसेना के, उनको पीठ में चूरा बेच के डबल करवा दिया। एनसीबी इनके साथ ही था, उसके साथ वही हरकत इन्होंने की। शिरोमणि अकाली दल के साथ भी इन्होंने यही हरकत की। आप जम्मू कश्मीर चले जाए तो फारूक अब्दुल्ला इनके सपोर्टर थे, उनके पीठ में छोरा भोंका। पीडीपी को जिसको कहते थे ये पाकिस्तानी है, वो पीडीपी के साथ में इन्होंने जाके सरकार बना ली, प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हुए थे। लेकिन उसी इसी क्रम में महबूबा मुफ्ती के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध उन्होंने इतने सारे आरोप लगाए थे, उनके साथ सरकार बना लिया, उसके पीठ में चूरा भोंक दिया। उसी प्रकार से नीतीश कुमार के साथ इन्होंने किया। हटा देते अगर नीतीश कुमार की सीटें कम आ जाती तो, लेकिन वो नहीं किया। आप उड़ीसा में चले जाइए, नवीन पटनायक बेचारे बाहर से चुपचाप इनका समर्थन करते थे, उसके पीठ में खंजर भोंक करके वहां जाके बैठ गए। ऐसे में आपको कितने एडीआईएम के जयललिता, उसके साथ खंजर भोंका, वहां पे 2-2 पार्टियां बना ली। तो ये अब आजादी के समय से गद्दारी करते रहे, इनका जो मुख्य जो इनकी पार्टी है आरएसएस, वो और ये लोग करते रहे। इसमें कौन नई बात है? मैं अपने सवालों का क्रम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ। गड़बड़ा, उसी पार्टी मेरे से साथ उसी गड़बड़ा पार्टी जाएंगे आप। नहीं, मैं गड़बड़ाऊंगा नहीं आपके साथ, मुझे पता है। उसी पार्टी के साथ आपने अपनी राजनीति की शुरू की जिससे आप देश के साथ गद्दारी करने वाला बता रहे हैं। करेक्ट, यही चीज तो है। मेरे पिता ने आप मुझे 3 बार सांसद रहे ना? बिल्कुल बीजेपी 3, से? उसके पहले एमएलए भी रहा जहां बैठे हैं इस जगह से, जी। जिसमें पार्लियामेंट भी आती है और सब जगह आते हैं। मैं रहा उसमें। मेरे पिताजी ने मुझे उस समय, मैं समझा नहीं, मुझे घर से निकाल दिया था और बोला तुम गद्दारों के साथ जा रहे हो। मेरे समझ में नहीं आई। मैंने इतिहास उतना नहीं, इतिहास तो पढ़ा सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, लेकिन इनका इतिहास नहीं पढ़ा था मैंने। और मैं भी एक नशे में चूर हो गया राम मंदिर को लेकर। राम तो हम सभी के आराध्य हैं, हालांकि मैं काली की शक्ति की पूजा करता हूँ, वैष्णव नहीं हूँ, शाक्य परंपरा में मैं विश्वास करता हूँ। हाँ। तो मैं उस समय इस चीज को समझा नहीं। बाद में मुझे समझ आया कि ये तो राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है, धर्म से कोई मतलब नहीं है इसका। और जब मैंने अरुण जेटली के खिलाफ, कागज मेरे नहीं थे, 400 करोड़ का घोटाला हुआ था, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थे, मेरे नहीं थे। वो जब मैंने जाकर के इनको बताया तो मुझे प्रलोभन दिए गए, मंत्री बनाने की बात कही गई, एक नहीं 2-2 घर खरीदने की बात की, क्योंकि दिल्ली में जब मैं एमपी नहीं होता हूं तो मैं किराए के घर पर रहता हूं। तो सब कुछ प्रलोभन दिया गया। मैं इनके प्रलोभन, मैंने बात कंप्लीट करने दीजिए, आपने प्रश्न पूछा है। जी। तो मैंने वो कागज दिए, वो सरकारी कागज थे। जब इनके पास गया तो उसके ऊपर कुछ करने को तैयार नहीं। तो न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसका क्या होगा? क्या हुआ? कहां गया वो? अजीत पवार के ऊपर प्रधानमंत्री बोलते हैं 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया, ईडी इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। 3 दिन के बाद सब वॉशिंग मशीन से निकल के क्या बन जाते हैं? वो डिप्टी सीएम, वो भी कौन से? फाइनेंस ऑफ महाराष्ट्र।
आज वो उगल रहे हैं ना, बीजेपी के खिलाफ बातें उठा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसको बोला था अमित शाह ने कि मैं जेल भेज दूंगा, ये ईडी जाएगी इनके से, इंडी इनको जेल भेजेगी, अंदर करेगी, वो हेमंत बिस्वा शर्मा आज बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है। कितने उदाहरण दूं, शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपया लेते हुए, आपने भी दिखाया, वो कैश ऐसे ले रहा है और लेकर के डाल रहा है। क्या हुआ भाई, क्या होता है? देखने वाले ये सवाल पूछेंगे कि कीर्ति आजाद जी अपनी सुविधा से कह रहे हैं कि उनको 15 साल लग गए बीजेपी की असलियत पहचानने में। आप 3 बार सांसद रहे, जी 15 साल लग गए। उसके बाद लोग ये भी कहेंगे कि आपने अरुण जेटली के खिलाफ मामला खोला, लोग उसमें ये भी कहते हैं कि आपको मंत्री पद नहीं दिया गया, उसके बाद आपने अपने अपने आरोपों की झड़ी थोड़ी ज्यादा तेज कर दी। तो ये 15 साल लग गए आपको बीजेपी की असलियत पहचानने में। अगर आप जो कह रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं, तो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल लग गए, मानता हूं मैं अपनी गलती। क्या इंसान गलती मान ले तो छोटा हो जाता है क्या? अरुण जेटली के ऊपर मैंने हमला बढ़ा दिया क्योंकि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया, ये ऐसा कहते हैं लोग। ठीक है, तो इसका मतलब वो घोटाला अरुण जेटली ने तब करना शुरू किया जब मैंने ये कहा कि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए मैं बात को चालू किया। तो अरुण जेटली का नहीं, कीर्ति आजाद की बात को पुख्ता करो, ये जो विरोध कर रहा है, तो इसने 398 करोड़ का घोटाला कर दो और सरकारी दस्तावेज वो सामने आ जाए। अब कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, मर्जी आपकी है। मैं मानता हूं मैंने गलती की, मुझे नहीं जाना चाहिए था। सुबह को भूला, शाम को घर आए तो वो भूला नहीं कहलाता है। ये तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है ना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या लोगों ने गलतियां नहीं की? तो आप जिन लोगों ने ईडी के अंदर हेरा फेरी की और उसके बाद अजीत पवार जी चले गए, तो उन्होंने गलती वहां भी की, उसके बाद गलती यहाँ पे हटाने के लिए बीजेपी ने क्यों ले लिया? क्यों लिया बीजेपी ने? डिप्टी सीएम बनाया अजीत पवार को, पूछा किसी ने आज तक? आप तो लोकमत वही महाराष्ट्र से, आपका हेड ऑफिस, आपने पूछा कभी? आपने पूछा कभी बीजेपी से क्या हुआ? जब शुभेंदु मौका अधिकारी मिलता है जिसको पूछते हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तुमने बंगाल में बनाया है, वो 5 लाख रुपए लेके करते, तुम तो ढिंडोरा पीटते फिर रहे थे, तब तुमने क्यों ले लिया उसको? हेमंत बिस्वा शर्मा को क्यों लिया? नारायण राणे भी तो आपके उधर गए हैं, एक प्रफुल्ल पटेल भी तो गुजरात महाराष्ट्र से ही उनका लेना देना है। 40,000 करोड़ का घोटाला था एयर इंडिया का, क्या हो गया, कैसे धुल जाते हैं? इन सब के बारे में पूछो ना। आप अपने कागज, अपने दस्तावेज, अपने घर में हो रही डकैती और चोरी को रोकने के लिए अगर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन जाती है, तो क्या गुनाह किया उसने? और तुमको कागज तो खोल के चाहिए थे ना, तो तुम दूसरे फाइल क्या ढूंढ रहे थे कि हमारे पास फाइलें नहीं है, हमारी फाइलें छीन ली? कौन सी फाइलें छीनी है? तुमको तो शुरू में ही अगर कोल की फाइल थी तो तुमको मिल गई होती, लेके चले जाते। अच्छा, कौन सी फाइल छीनी है ममता बनर्जी जी ने? जो छीनी उसमें क्या है कीर्ति आजाद जी? वो तो उन्होंने खुद बता दिया, मुझे बोलने की क्या आवश्यकता है? अगर आपको समझ नहीं आई, रामायण उन्होंने पूरी पढ़ दी, उसके बाद आप मुझसे पूछते हैं सीता ये कौन सवाल है, इसलिए तो पूछ मैं रहा इसका हूं। जवाब क्यों दूं जवाब में? ये सवाल वो मेरी नेतृत्व बता चुकी है, मैं बार बार उस चीज को नहीं बोलना चाहता। जब मेरी लीडर ने बता दिया कि वो कागज हमारे पार्टी के थे, हमारी इलेक्शन स्ट्रेटेजी थी, हमारे बीएलएस थे, हमारे कैंडिडेट्स थे, उन सबों के कागज थे, उन्होंने बोला है, वही चीज सबके सामने है, मैं क्यों दोबारा उसको repeat बीजेपी करूं? कह रही है कि वो भ्रष्टाचार की उसमें सबूत थे, इसलिए वो छीन कर बीजेपी से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है? गौ माता की रक्षा, गौ माता की रक्षा सबसे बड़ा गौ मांस का निर्यातक है, दुनिया का सबसे बड़ा गौ मांस का निर्यातक है। उसने चंदा भी दिया है इलेक्शन का बीजेपी को, नहीं दिया क्या? बीजेपी से बड़ा झूठा है 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे रहा था। बीजेपी से बड़ा झूठा है कोई जो 15-15 लाख हर अकाउंट में ला रहा था। बीजेपी से कोई झूठा है जो काला धन बाहर से विदेश से लाने वाला था। बीजेपी से कोई झूठा है जिसने कहा कि 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगी हर साल, एक नहीं बनी, 14,000 करोड़ खर्चा हो जाने के बाद सबको बंद कर दिया गया। तुम कहते हो कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। 1% लोग पूरे देश भर के 40% जो संपत्ति है देश की उनके पास है, 5% के बाद 65% है। और जो तुम तीसरी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बनने वाले हो, वो पैसा किसके पास जाएगा? उन्हीं लोगों के पास जिनको तुमने पाला है, जो पूंजीपति हैं। ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के सबसे बड़ा रुपया। अब तो 2047 की बात हो रही है ना, विकसित भारत 2047 तक। आप जिंदा होंगे शायद, संभवतः मैं होऊंगा नहीं होऊंगा मुझे नहीं मालूम, कितने लोग होंगे जो नहीं होंगे। ये तो हिटलर का एक तरीका था, द राइट शैल रूल फॉर 1000 years। क्या करता था वो? यही करता था। मुसोलिनी क्या करता था? यही करता था। इनके काम क्या है? कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, वेयर नथिंग वर्क्स रिलीजन डज। जो धर्म है वो अफीम की तरह काम करता है, जहां कुछ काम नहीं करता वहां धर्म करता है। तो उसके अलावा और होता क्या है?
18-18 घंटे प्रधानमंत्री हमारे काम करते हैं। कभी देखा देश की किसी फाइल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, बिजली किस प्रकार से हमें विदेशों में देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्या आयात होगा, क्या निर्यात होगा, क्या चीन की तरफ हमें जाकर के बात करना ज़रूरी है, क्या चीन हमें 9 लाख करोड़ से अधिक हमारे यहाँ सामान बेचता है, हम केवल 1.23 लाख करोड़ बाहर सामान को निर्यात कर पाते हैं चीन में। इसके बारे में कभी सोचते हैं? कहाँ देखते हैं उनको डमरू बजाते हुए? यह धर्म मेरी आस्था है। मेरे घर में मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है। आप देखिए, एक बार ज़रूर शॉट आप दिखा दीजिएगा। क्या मैं अगर राम मंदिर नहीं गया तो मैं धर्म का विरोधी हो गया? ये ठेकेदार है धर्म के। ये क्या धर्म के ठेकेदार हैं? इन्होंने ठेका ले रखा है, मेरा ठेका ले रखा है। मैं यहाँ पर लक्ष्मी गणेश है मेरे यहाँ पर, मेरे अंदर महादेव की मूर्ति है। मैं दशम महाविद्या श्यामा तारिणी शोची भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका धूमावती बगला मातंगी त्रिपुरा सुंदरी में विश्वास करता हूँ। ये मेरी दशम महाविद्या है। मैं पूरब से आता हूँ, वहाँ काली की और शक्ति की पूजा होती है। जहाँ शक्ति की पूजा होती है वहाँ बलिदान होता है, वहाँ बलिदान दिया जाता है, बलि चढ़ती है। आप लोगों को कहते हो कि आप मांस खाते हो, कमाल की बात है। आपका आदमी मांस खाता रहे, नॉर्थ ईस्ट में खाना खाते हैं तो खाएं, वहाँ गौ मांस खाए। उसकी भी तो नई परिभाषा आई है, गौमांस नहीं है वो। वो मिथुन है, मतलब बोलता है ह्यूमन ह्यूमन इरेक्टस है। तो इरेक्टस सिर्फ हिंदुस्तान के लोग हैं, जो बाहर विदेश में रह रहे वो नहीं रह रहे, उनका खून खून नहीं है। अगर आप विदेश चले जाइए और वहां पर आपको खून की जरूरत पड़े तो विदेशी खून मत लीजिएगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है। अरे खून होता है O+, दुनिया भर में O+ है, O- है, AB+ है, AB- है, RH नेगेटिव है, RH पॉजिटिव है। ये ब्लड ग्रुप्स हैं, दुनिया में कहीं जाओ आपको मिलेंगे। तो गाय है। अच्छा, आप तो बीजेपी में थे, तो सुधांशु त्रिवेदी जो बोलते हैं, कई बार जिस तरीके से वो बोलते हैं, मतलब उनके बोलने की जो शैली होती है और जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, कुछ लोगों को भरोसा तो दिलवा जाते हैं। तो आप लोग तो साथ में थे, मतलब जैसा गुरु वैसा चेला। आप मुझे बताओ, ये लोग जब झूठ बोलते हैं कितना कन्विंसिंग बोलते हैं, कितने झूठ कन्विंसिंगली बोलते हैं कि कांग्रेस ने देश का विभाजन करा दिया। जबकि यह बात लिखी हुई है कि जिन्ना और सावरकर दोनों ही टू नेशन थ्योरी को मानते थे। 1937 में तो सावरकर ने पुणे के अपने अधिवेशन में बोला है। उनको पेंशन मिलती रही है जब वो छोड़ के आए काला पानी। काला पानी में जब तक होते, सेलुलर जेल में जब तक थे, तब तक वो बिल्कुल देश की आजादी के लिए लड़ते थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता की बात की थी। उन्होंने हिंदुत्व के लिए कहा है कि इसको हिंदुत्व जो है वो धर्म की तरह मैं देखता नहीं हूं। और गाय को क्यों पूजते हो? जाओ देखिए ना गूगल पे, सावरकर एंड काओ। गाय को क्यों पूजते हो? नहीं पूजना चाहिए। जो अपने मलमूत्र में लेटती हो उसको क्यों पूजते हो? उससे बढ़िया तो गधा है जो काम करता है, गंदगी में नहीं लेटता। तो ये सारी चीजें किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो सुधांशु त्रिवेदी आपने नाम लिया, मैंने लेना भी नहीं चाहता था, कि जिस प्रकार से देश का ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। एक वो अनुराग ठाकुर बोलता है हनुमान जी फर्स्ट पर्सन थे स्पेस में, तो ये भी बोलो हनुमान जी गए थे सूर्य को निगलने के लिए, जो पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। फिर बोलो कि ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो होता है, ये राहु केतु का गर्दन काट दिया था। जिस समय वो अमृत पी गया था देवताओं के बीच में बैठ के, वो निगल जाता है सूर्य को और चंद्रमा को, इसीलिए ग्रहण हो जाता है। कैसी बातें करते हैं? ये साइंटिफिकली प्रूवन है। देखिए, आस्था आस्था होती है, मैं भी आस्था रखता हूं, लेकिन आप गलत तरीके से अंधविश्वास को बढ़ाएंगे तो वह उचित नहीं है। देश को क्या चाहिए? देश को चाहिए कि हमारे यहाँ बच्चे कांवर लेकर के घूमते हैं, बढ़िया बात है, लेकिन उनके हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए। आपके बच्चे तो पढ़े विदेश में, चाहे वो जयशंकर हो, चाहे अजीत डोभाल, बदला लेना होगा। उनके बेटे हाँ, यूएस अभी उनका सिटीजन नया बयान आया है। है, उनके बेटे यूएस सिटीजन है और बिजनेस करते हैं सऊदी अरेबिया से लेके सिंगापुर। सारे जितने भी मुस्लिम देश और दूसरे देश हैं उनके साथ उनका बिजनेस होता है। बैठे बात करके दूसरे को ज्ञान देना तो बड़ा अच्छा है, लेकिन खुद तो उदाहरण बनो। आपने क्या किया? आपके बच्चे पढ़ते हैं, सबके जितने भी उठा के दीजिए, 70% लोग जो हिंदी 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 की बात करते हैं, सबके बच्चे तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं। और जो गरीब के बच्चे हैं उनको तुम कांवड़ देते हो, लाठी देते हो, तलवार देते उनके हो, लिए भाला सरकारी देते हो। स्कूलें बंद हो और रही हैं। भगवान राम ने क्या कहा कि मस्जिदों के सामने जाके नाच करो। 87,000 प्राइमरी स्कूल्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं देश में बंद हो गए हैं। क्या शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? ये जानते हैं कि अशिक्षित रखो, अज्ञानी रखो, कम पढ़ा हुआ लिखो रखो, क्योंकि कहते हैं लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। अल्प ज्ञान बिल्कुल जो ज्ञानहीन से ज्यादा डेंजरस होता है। थोड़ा सा ज्ञान है,
किताब पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज आ जाता है, आप पढ़ते हैं। क्या हम देश वहां ले जाना चाहते हैं? क्योंकि आप सिर्फ राज करना चाहते हैं। आप भी क्या तालिबानी सरकार देश में बनाना चाहते हैं? जिस प्रकार से ये जो बड़ी धर्म बात पर कह रहे हैं आप ये। नहीं, जिस प्रकार से धर्म पर, मजहब पर जितने देश चले हैं, उनके ऊपर नुकसान हुआ है। क्या ट्रम्प बैठ करके ये बातें करता रहता है कि तुम जाओ मंदिर में बैठो, मदर मेरी का ये इस तरीके से करो और तुम जीसस का इस तरीके से नहीं करो। संडे को जाते हैं, मास में जाते हैं, अपने भगवान, अपने प्रे करते हैं। आराध्य को मानते हैं, मानने के बाद देश का काम करते हैं। मेरा सवाल ये है कृतियाजा जी कि ये जो बातें आप कह रहे हैं, विपक्ष के ज्यादातर नेता जब इंटरव्यूज देते हैं, बातचीत होती है, तो ये बात कहते हैं, संसद में भी जब भी आप लोगों को मौका मिलता है तो कहते हैं। लेकिन चुनाव में क्या हो जाता है, आप लोगों का डिस्कनेक्ट दिखता है विपक्ष का। जो बातें आप कह रहे हैं अगर वो सही हैं, तो फिर जनता कैसे बीजेपी को चुनाव दर चुनाव जिता करके ज्यादातर राज्यों में वापस भेज यहाँ रही है और शायद केंद्र में भी वापस भेज रही है? इतना लंबा प्रश्न पूछ के समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप शायद फिर आपको बोलना पड़ेगा कि पूरी रामायण पढ़ दी और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सीता कौन है या रावण कौन है। मैंने आपको बता दिया कि धर्म एक ऐसी अफीम है जो अफीम की तरह काम करती है। धर्म जहाँ कुछ काम नहीं करता वहाँ धर्म काम करता है। फिर उल्टा उतर के क्या होता है? भैंस होता है, मंगलसूत्र होता है, मीट होता है, मछली होता है, यही सब चीजें होती है ना। ये क्या है? ये देश को जब आप अज्ञानता की ओर ले जाएंगे, अंधकार में ले जाएंगे, आप धर्म के अंधकार में ले जाएंगे। धर्म होता है जो धारण किया जाता है। धर्म और संस्कार धारण किए जाते हैं। धर्म और संस्कार हमारे हैं। मेरा धर्म है, संस्कार में मुझे मिला है। मेरा धर्म है कि मैं पूजा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन आप उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों के मन में अगर जहर बो देंगे तो क्या होगा? कि चुनाव मैं परिणाम इनकी उस जहर का अगर नतीजा आप ये कह रहे हैं? अगर मैं इस बीजेपी को नहीं मानता, अगर मैं इस बीजेपी को नहीं मानता कि उसका जो जिस तरीके से वो धर्म का प्रचार कर रहा है वो गलत है, तो इसका मतलब मैं धर्मी हूँ? क्या वो ठेकेदार हैं धर्म के? तो क्या होता है कि जो 7, 8, 10% आपको बोला ना अज्ञान, लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। जब ऐसे लोगों के दिमाग में आप फिटिंग करते हो कि अरे मुगल आए थे 1000 साल पहले, क्या हुआ था? कभी अमेरिका में इतिहास में इसको डिस्कस करते हैं? क्या कभी ये बात करते हैं कि वाइकिंग्स आए थे हमारे यूनाइटेड किंगडम में और वाइकिंगों ने आकर हमारे साथ ऐसे कर दिया, इसलिए हम वाइकिंग के खिलाफ लड़ेंगे? देश की प्रगति के लिए लोग डरते हैं ना। यहाँ तो बात होती है वो अकबर ने तोड़ दिया, तो वह बाबर ने तोड़ दिया, तो वो इसने तोड़ दिया, तो उसने तोड़ दिया। आप कहाँ थे भाई? आपके भी तो राजा महाराजा थे। ये जो मानसिंह है, जो सवाई मानसिंह थे, जो सेनापति थे अकबर के, वो महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ रहे थे। आप महाराणा प्रताप को हीरो बोलते हो, लेकिन सवाई मानसिंह के वंशजों को आप डिप्टी सीएम बना के राजस्थान में रखते हो। जिन लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई झांसी के विरुद्ध खड़ा होकर ग्वालियर का गेट बंद कर दिया, अगर वो सफल हो जाता तो फिर अंग्रेज इस देश से चले जाते। वो अंग्रेज जिसका आप समर्थन करते थे, अगर वो दरवाजे ग्वालियर ने बंद नहीं किए होते तो आज हमें आजादी उसी समय मिल गई होती। उसका आदमी आपके साथ मंत्रालय में बैठा हुआ है। आप किसकी बात करते हो? कौन सी बात करते हो? कहाँ की बात करते हो? किसी के ऊपर उंगली उठाते हो तो 4 आप पर भी आती है। आपने इतना लंबा जवाब दिया, मैं एक पॉइंटेड मैं तो सवाल छोटा आपसे जवाब दिया, मैं आपने पूछा तो बता हाँ नहीं बिल्कुल आप जवाब दीजिए, आप ही के लिए ये इस जवाब के लिए हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। तो फिर क्यों लंबा छोटा कह रहे हैं? मेरा पॉइंटेड सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि अफीम है, धर्म अफीम के समान है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, वो किसी अफीम की वजह से, या जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों के दिमाग में जहर भर दिया गया, उसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहे हैं? आप 2014 उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय से और 2014 से आप तुलना करना शुरू बताइए कीजिए। 2014 में एक बदलाव की नई बहार आई थी। लोगों ने कहा कि भ्रष्ट है, निर्भया केस हो गया, 2G स्कैम हो गया, CWG स्कैम हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G के अंदर लॉस हो गया। एक जो मीडिया के माध्यम से महीनों महीनों ये चलता रहा, लोगों के मन में आया। जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल में दूंगा, हम राम मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे, ये करेंगे, तो उस समय एक लोगों के मन में आशा बंधी कि नई सरकार आएगी। बाद में जितने भी आरोप लगे सब लोग बरी हो गए, किसी के ऊपर कोई आरोप लग नहीं सका। यह सारे जो कहा जाता है ना कि एक परसेप्शन बनाया गया, उसके बाद क्या हुआ? जब डिलीवरी नहीं होनी शुरू हुई, वो बुलेट ट्रेन नहीं आया। वो बुलेट ट्रेन कहते हैं 11 साल में हमने बड़ा आगे काम कर दिया। अभी अश्विनी वैष्णव जी को मैं सुन रहा था, ये बड़ा काम कर दिया। अभी तक ट्रैक तो पूरे लगे नहीं, जमीन तो उन्होंने एक्वायर की नहीं,
10 गुना ज्यादा उसका दाम बढ़ गया है, लेकिन बुलेट ट्रेन पे हम कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन भी 47 में ही जा करके पूरा होगा। ठीक है ना? तो जब ये सारी बातें हो जाती हैं, उसके बाद जब ये चीजें नहीं चलती, तो इनका एजेंडा तो शुरू से था। अगर लाइमलाइट में बीजेपी आई तो उस समय आई जब अडवाणी जी अरेस्ट हुए। उसके बाद से इन्होंने देखा कि यही एक एजेंडा है, क्या इससे सरकार चल सकती है? आज राम मंदिर बन गया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। क्या नौकरियां मिल गई? नहीं मिली, जो वादा था। राम मंदिर बन गया, क्या 15-15 लाख हर अकाउंट पे आ गए? नहीं आए। राम मंदिर बन गया, क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? नहीं बने। काला धन, राम मंदिर बन गया, काला धन आया? नहीं। तो अब क्या किया जाए? तो बीच में कभी अकबर आ जाता है, कभी बाबर आ जाता है, कभी आजकल लेटेस्ट चला हुआ है जो कौन आ गया था जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था? गजनवी आया था। अच्छा, गजनवी आया था, फिर गौरी आया था, ये सारे तो ये सारे आप देखो कभी न कभी आते रहते हैं उदाहरण के तौर पर कि कितना बड़ा आघात हो गया। क्या नुकसान पहुंच रहा है भाई किसी को? तो गौ मांस तुम एक्सपोर्ट करते हो सबसे ज्यादा। चीन से कभी तोला, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा तुम हो जाते हो। अमेरिका तुम्हें बार बार बोलता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारे मुंह से जबान नहीं है, तुम्हारे मुंह से कुछ निकलता नहीं है। तो क्या है ये? तो इसमें धर्म ही काम करता है ना, और क्या काम करता है? आजकल तो डमरू लेकर के प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे काम करते हैं, डमरू लेके कर रहे हैं। कभी गुफा में चले जाते हैं, कभी पूजा करते हैं, तो मंदिर पीछे है, ऐसे 10 कैमरे हैं, ऐसे उल्टे बैठे हुए हैं, पंडित जी सामने से करा रहे हैं, आपकी पीठ भगवान की तरफ है, जैसे आपकी पूजा हो रही है। आप ये कौन सा मंदिर का पूजा है? ठीक है, हम लोग थोड़ा पश्चिम बंगाल पे लौटते हैं, फिर हाँ, आएंगे ये आइए सारे आइए सारे सारे आइए सवाल आइए हैं। आगे नहीं, पश्चिम आप बंगाल पे 40 लौट मिनट आपने कहा है, 30 जी। मिनट हो चुके हैं। जी हमने देखा कि आप लोग जो ये छापेमारी हुई उसके खिलाफ हाई कोर्ट भी गए थे, टीएमसी हाई कोर्ट डिसमिस कर दिया हाईकोर्ट ने केस। हाँ वही मैं पूछने वाला था कि डिसमिस हाई कर कोर्ट दिया। से झटका लगा बहुत, डिसमिस कर दिया कोर्ट उनका केस उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मतलब मुख्यमंत्री ने गलत किया, ये भी शायद कोई कुछ नहीं कहा। कहाँ है? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में केस है, वहां जाइए। हम तो अपने, आप मुझे बताइए, आपके घर में कोई घुस जाए, कहे मैं दिल्ली पुलिस का हूँ, घुसे और कहे कि आपके यहाँ स्मगलिंग किया हुआ माल पड़ा हुआ है, ये स्मगलिंग किया हुआ माल पड़ा हुआ है जो 6 साल पहले हमने केस किया था, आपको मालूम भी नहीं, या मालूम भी हो तो आपने कहा चलो ठीक है, खत्म हो गई बात, तुमने क्या, चले गए। वो आए, आपके घर के रजिस्ट्रेशन के कागज, आपके ऑफिस के रजिस्ट्रेशन के कागज, आपका कंपनी से साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, आपके दूसरे अन्य कागज दस्तावेज उठा करके ले जाए, तो क्या अलाउ करोगे क्या? आप तो तुम आए हो ना ढूंढने के लिए। अगर मैं ड्रग्स लेकर हूँ, मैंने अवैध शराब रखी हुई है, मैंने कोई चीज गलत रखा हुआ है, तो तुम ले जाओ। तुम मेरे कागज उठा के घर के रजिस्ट्री के ले जाओगे, ऑफिस के रजिस्ट्री के ले जाओगे, ये कैसे होगा संभव? लेने देंगे आप? ले जाने देंगे आप? तो फिर मैं क्यों ले जाने दूंगा? जब आप नहीं ले जाने देंगे तो मेरे पार्टी का है, तो मैं क्यों ले जाने दूंगा? तो हाई कोर्ट से आप लोगों को झटका लग चुका है, ईडी कोई ने अपनी झटका नहीं सफाई लगा दिया, है। हाई कोर्ट कोई ने खारिज कर दिया ना ना आपके ना केस ना ना, को। खारिज किस केस खारिज का झटका कहां से हो गया? केस तो ईडी ने किया था। नहीं, हमने जो ट्रेसपास का, हमने उसके ऊपर ट्रेसपास का किया था कि तुम घुसे हो अंदर हाँ तो हमारे कागज चोरी करने के लिए। हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने कोई हमारा कोई, हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व तो किया ही है ना कि ईडी ने जब कोई कागज जब्त ही नहीं किया तो ये केस ही नहीं बनता, इसको खारिज करते हैं। हाँ तो खत्म ये हो झटका गया। ही है एक तरीके हाँ तो फिर हो गया ना, उसके पास कागज देने गया था। आगे क्या है? आगे टीएमसी क्या करेगी? लेट मी कंप्लीट। कागज जो लेने गया था मिला नहीं, 6 घंटे तक था। तुम्हें अगर कागज 6 घंटे में नहीं मिले तो तुम कैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो? तुम्हें वो कागज जो चाहिए थे तुम्हें लेके चले जाने चाहिए थे, तो तुमने वो कागज, कितना टाइम लगता उसको लेने में? अगर तुम घोटाले की बात कर रहे हो, घोटाला तो बीजेपी करती है, एक से एक घोटालेबाज उनके पास है बैठे हुए, तो अगर घोटाला था, उसके कागज थे, फटाफट फाइल लेते, लेके भागते, हमें बदनाम करते। तो भागे क्यों नहीं तुम? 6.25 घंटे तक क्यों बैठे रहे? वो कह रही है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं बीच में। 6.25 घंटे बाद, 6.25 घंटे, वही तो मैंने आपसे शुरू में कहा कि 6.25 घंटे तक क्या कर रहे थे? ऑमलेट बनवा रहे थे वहां? क्या कर रहे थे? नाश्ता कर रहे थे? क्या खाने का ऑर्डर किया था? क्या किया था? 6 घंटे में तुम्हें कागज नहीं मिले? और तुम जब जानते हो कि तुम वहां कोई कागज पर्टिकुलरली लेने के लिए गए, तो तुम अपने खोल के कागज लो जाओ। कागज थे ही नहीं, लेने तो तुम आए थे मेरे पार्टी के कागज। अच्छा, वो सारे इकट्ठे करने के लिए तुम आए थे। मेरे चुनाव की क्या रणनीति होने वाली है, वो चीज तुम चोरी करने के लिए आए थे। क्योंकि मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं आपको, जो शुरू से लेके अब तक उदाहरण दिए हैं, चुनाव के पहले ही ईडी जगती है, कुंभकर्ण। अच्छा ये हम लोग दिख रहे हैं पीछे कुछ समय। बीजेपी का जो ये है, एक जैसे उनके अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, अलग अलग मंच हैं, उसी प्रकार से जो ईडी वाला मंच है बीजेपी का, ये इलेक्शन के पहले ही जगता है। अच्छा कृति जी मुझे ये बताइए, दो एजेंसीज हैं, चुनाव आयोग और ईडी।
संवैधानिक संस्थाएं हैं, देश की बड़ी एजेंसी है, इन पे जो विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं, जैसे आप भी लगा रहे हैं, आपकी पार्टी भी लगा रही है, चुनाव आयोग को भी बहुत फिर गंभीर तो आरोप ये है। है मैं आपसे ये कि पूछना चाहता हूँ कि लोकमत ये जैसा लोकप्रिय अखबार भी ड्यू डिलिजेंस नहीं करता, वह भी खोजबीन नहीं करता। हमारे नेताओं ने अनेकों बार बताया है कि किस प्रकार से एसआईआर की हेराफेरी हमारे यहाँ हो रही है। एसआईआर की हेराफेरी कैसे की गई, राहुल गांधी ने भी अपने उसमें दिखाया, लेकिन आज देख लीजिए कैसे दबी हुई है। यही तो कहता हूँ आपसे, यही तो कम कहता से हूँ कम कि हम नहीं ईडी, दबे हुए हैं। मैं आपसे द सवाल मैं ईडी, आपसे दूसरा पूछना चाह रहा था। ईडी, सीबीआई और क्या इसके अलावा। मैंने नहीं, मैं आपसे अन्यथा क्यों नहीं रोज कोई प्रश्न पूछता है? एक आदमी है संदीप चौधरी जो पूछता है, रोज पूछता है, और मैं उसका दीवाना कायल हूं, सच्चाई पूछता है। खैर, और भी पत्रकार पूछते हैं, उन तक आपकी नजर नहीं जाती होगी, कोई बात नहीं। मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो संस्थाएं हैं और उन पर जो आरोप लग रहे हैं, आप लंबे समय से सांसद हैं, देश की संसद में रहे हैं, अ, ये लोकतंत्र के लिए कितना गड़बड़ है कि संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरीके से अविश्वास हो जाए विपक्ष का और जनता के लिए एक वर्ग का। एक वर्ग का आप क्यों कहते हैं? जिसका जो है, हमारा वोट है 48% है, वो मेरा काडर वोट है, वो कुछ भी हो जाए मुझे मिलेगा ही। बीजेपी का अपना काडर वोट है, जो भी हो जाए उसको मिलेगा ही। ये जो अनडिसाइडेड अनपढ़ थोड़े होते हैं ना, इलिटरेट, अनपढ़ नहीं, जो आधे पढ़े आधे कच्चे होते हैं, आधे कच्चे आधे सच्चे पक्के, वह लोगों को ही ये इस प्रकार से करते हैं। क्योंकि वो तो बेचारे, उसने पूरा धार्मिक इतिहास पढ़ा नहीं, धार्मिक के बारे में पढ़ा नहीं। आप उसको रोज ही एक बात है, सुबह से शाम अगर आप एक ही बात रोज रिपीट करते रहो तो आदमी कहता है हाँ यार सच होगा। जो हिटलर का एक प्रोपेगेंडा मंत्री था जिसका नाम था गॉबल्स, उसका काम था, जर्मन रेडियो एक ही चलता था, आजकल तो इतने चैनल है, एक ही चलता था, उसके ऊपर सुबह एक झूठ बुलवाता था वो, और वो झूठ सुबह से शाम तक चलता था, फिर अगले दिन चलता था, वो 7-8 दिन चलता था। दिमाग में होता था हाँ यार क्या यही सच है? क्या यहूदियों ने ही हमें बर्बाद करके रखा है? यहूदियों को खत्म करो, हम तो आर्य रेस हैं, सबसे बढ़िया है। यही था। जिस प्रकार से यहाँ हिंदू धर्म है, किस तरीके से नष्ट किया बाहर से आए हुए लोगों ने, नष्ट करने के बाद इतने साल हो गए पता नहीं लगा। मुगल रहे, हिंदू धर्म को खतरा नहीं हुआ। मुगल के बाद लोधी आए तो खतरा नहीं हुआ। सबसे पहले तो आए थे आपके गुलाम वंश जी, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको छोड़ के गया था, उसके बाद अल्तमश रहे, और बहुत सारे लोग वहाँ, रजिया सुल्तान रही, बलबन रहा, तो वो रहे, तो हिंदू खतरे में नहीं आया। फिर आए खिलजी आए तो हिंदू खतरे में नहीं हुआ। फिर आए तुगलक आए तो कोई हिंदू खतरे में नहीं रहा। तुगलक के बाद आ गए लोधी, हिंदू खतरे में नहीं हुआ। लोधी के बाद आ गए मुगल, तो हिंदू खतरे में नहीं रहा। अंग्रेज आए तब भी मुगल हिंदू खतरे में मुगल नहीं रहा। मुगल 187 साल तक रहे, बाय द वे, है। अब 1526 से लेके 1707 तक तो मुगल आए तो कुछ नहीं हुआ। फिर आगे सईद तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आ गए अंग्रेज, तो हिंदू खतरे में नहीं आया। फिर इन 75 सालों में 60 साल तक रही अलग अलग सरकारें, बीजेपी छोड़कर, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। जब से पिछले 11 सालों से ये हिंदू धर्म की पार्टी देश में आ गई या हिंदू खतरे में आ गया, तो सबसे पहले बीजेपी को हटाओ, क्योंकि इन्हीं के कारण से हिंदू खतरे में आए हैं। क्योंकि पिछले 11 साल से जो हिंदू खतरे में आ रहा है, योगी आदित्यनाथ को सुनिए आप, बाकी जितने भी एमपी है सबको सुनिए, इनकी मेजॉरिटी है। जब ये लोग खतरे में आ गए हैं, हिंदू इतने लोग होने के बाद, इनकी सरकार होने के बाद, तो हटाओ सरकार को। मुझे तो फिर ईडी सीबीआई लगाते हैं, क्या फायदा उसका? मुझे तो हैरानी हुई, अभी महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, वहां भी बीजेपी के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि महानगर पालिका में वोट करो क्योंकि हिंदू धर्म और सनातन को बचाना है। हाँ बताइए, सनातन धर्म जो था, सनातन धर्म, वो बुद्ध के समय में सनातन कहते थे। हमारे लोग जो थे वो आजीविका थे। जो अशोक के पिता थे बिंबिसार, वो भी आजीविका थे, एनिमेट बोलते हैं। हम लोग पूजा करते थे प्रकृति की, सूर्य चंद्रमा जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा, धर्म के बारे में मुझे मालूम है। अबे काफी पढ़ा है जी हाँ, मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। मैं धर्म को मैंने धारण किया। धर्म है 2 धातुओं से बना हुआ है। मेरा धर्म क्या है? सच बोलना। मेरा धर्म क्या है? सच्चाई के राह पर चलना। मेरा धर्म क्या है? नेक काम करना। यह धर्म है। दूसरों के घर चोरी करना अधर्म है। किसी और के पराई स्त्री को जैसे रावण ले गया, वो अधर्म है। तो ये सारी चीजें हैं। आजीविका थे, उस समय थे। बुद्ध परस्ती कब से शुरू हुई? जब से बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई। और अब उसके ऊपर मैं जाकर के बताना शुरू होगा कि कहां कहां बुद्ध की मूर्तियां किस प्रकार से दूसरे
धर्मों में इस्तेमाल की जा रही हैं, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रकोप हो जाएगा, इस समय बड़ा भूचाल आ जाएगा, बवंडर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। महायाना की आप पढ़िए जी, बुद्धिज्म, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ूंगा सर, पढ़ूंगा। वो जो था सनातन धम्म था, जिसको कि सनातन धर्म बनाया गया, उसको पूरा पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि क्या असली मायने में भारत का क्या इतिहास है और किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के, किस प्रकार से उसको पेश करके लोगों को बरगला कर यह सरकार में बने हुए हैं। एक सवाल मेरा यहाँ पे, फिर मैं आगे चलता हूँ। वो लोग फिर यही जो देख रहे हैं इंटरव्यू, वो ये कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि फिर तो उसी पार्टी के साथ सालों तक इम्तियाज जी रहे, तब नहीं बोला। मैंने शुरू में भी माफी मांग ली, अभी भी कह रहा हूं कि मुझसे गलती हुई। उस समय तक मैं इस चीज को समझा नहीं था, बाद में ये सब निकलने के बाद समझ आया। समझा नहीं, उस समय भी बीच में भी समझ गया था, और मैं बार बार कहता था कि कृपया इसका इस्तेमाल नहीं करें। तब तक जेटली साहब आ गए। जेटली साहब ने करना शुरू किया, भाई कीर्ति जो विरोध कर रहा है ये तो अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं 398 करोड़ की घोटाला कर लूं। मेरे कागज नहीं है, एक बार फिर से कहता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हैं, अलग अलग आरटीआई के माध्यमों से पता लगा कि किस प्रकार से इन्होंने उल्लंघन किया देश के कानून का, तो वो सब था। मैं पुनः कहता हूं कि हाँ, मैंने गलती की, शुरू मुझे मालूम नहीं था, बाद में जब समझना शुरू हुआ, मेरे पिताजी कभी मैसेज भिजवा दिया करते थे, ये किया था इन लोगों ने, इस तरीके से किया था, किस प्रकार से अंग्रेज़ों की आर्मी में इन लोगों ने लोगों को भर्ती कराना शुरू किया था, किस प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता अंदर मुस्लिम लीग के साथ अच्छा, वो बताते हैं हिंदू महासभा ने किया था, किस प्रकार से सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इन लोगों ने उनके साथ में सबके साथ किया। अब ये कहते हैं कि नहीं वो तो नहीं था, लेकिन वही लोग थे जो देश का टू नेशन थ्योरी कहते थे, और बाद में मुस्लिम लीग बने 1946 में। तो ये सारी चीजें हैं, नहीं उस समय नहीं था। अरे कमाल की बात है, उस समय गौ मांस खाता था, मालूम नहीं था, अब खा रहा था 96 में, ये कोई बात हो गई। ठीक है। लास्ट सवाल, पश्चिम बंगाल पे चुनाव है, क्या लग रहा है आप लोगों को इस चुनाव में? बहुत TMC बुरी को तरीके से। बहुत बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बीजेपी का बहुत हाई है टेम्परामेंट बिहार जीतने के बाद। आपको याद है पिछली बार आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे और नारा दिया था उन्होंने, आपको ध्यान है? जी जी, मैंने क्या- कवर भी किया था बंगाल क्या नारा इलेक्शन था? में। कुछ क्या नारा? कुछ संख्या बताई थी उन्होंने पार करने का। अब की बार 200 पाए, जी जी। 100 नहीं कर पाए थे। ठीक, अभी इनके इंटरनल सर्वे में 25 सीटों से ज्यादा आ नहीं रही है। 25 सीटें? जी हाँ, SIR बेसिकली कराया गया था बंगाल के लिए, क्योंकि लास्ट फ्रंटियर है जो ये जीत नहीं पाए हैं। सबको तो उन्होंने पीठ में छुरा भोंक दिया, लोगों को बांट दिया, तोड़ दिया, ये तृणमूल को तोड़ नहीं पाए, क्योंकि हमारी नेत्री है ना, वो शेरनी है, बागनी। और बाघ होता है, बाघ को छेड़ो तुम और बाघ को घायल कर दो तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दम तो है ममता बनर्जी जी, वो तो दम तो है, क्या दम है, उसी में दम है। उसी नरेंद्र उन्हीं मोदी में है। दम नहीं है, पूरा देश चला रहे नरेंद्र मोदी, पूरा देश चला रहे अमित शाह जी, लेकिन वहां पे इनकी दाल नहीं गलती। दाल को छोड़िए, इनका कुछ नहीं होता है, घास घसियारे की तरह घास भी नहीं काट सकते वहां। वो कहते हैं घुसपैठ करा के आपने पूरा चेंज करवा दिया है पश्चिम मुझे बंगाल में मुझे वोट का। मुझे एक बात बताओ, 11 साल से किसकी सरकार है सेक्टर में? इन्हीं की है। केंद्र वाहिनी किसकी है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स, आपका सीमा सुरक्षा बल, आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आपका सेंट्रल CISF, ये जितने भी हैं किसके हैं? केंद्र सरकार के हैं। नरेंद्र मोदी जी नहीं, क्षमा कीजिए, अमित शाह जी ने एक अखबार का कार्यक्रम हुआ था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपका कंपटीटर है, उसमें जाके उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर नहीं कर सकते खड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात कही, हम नहीं कि कर जमीन सकते। नहीं दे रहे हैं आप लोग नहीं, जमीन फेंसिंग करने के लिए। 50 किलोमीटर तक तो आपने जगह ले ली और कहते हैं हमको फेंसिंग चाहिए। 5 किलोमीटर का दायरा था, 50 कर दिया। इन्होंने खुद कहा था नदी है, नाले हैं, झाड़ है, पेड़ है, इस कारण से हम बॉर्डर नहीं बना पाते हैं। और आप हमको कहते हैं, अच्छा बंगाल से निकल करके घुसपैठिए आ गए बिहार के चुनाव में, कितने निकले भाई? बिहार में भी घुसपैठियों की बात हुई थी। उसके बाद चले गए यूपी में, यूपी से चले गए हरियाणा में, उसके बाद चले गए वो गुजरात में, चले गए महाराष्ट्र में। जहां जहां चुनाव होता है वहां वो पहुंच जाते हैं। हाँ, वही तो है, यही चीज तो समझनी है। और अगर यहाँ पर ममता बनर्जी घुसा रही है, तो पिछले 11 साल से जम्मू कश्मीर में गवर्नर था, सरकार तो नहीं थी। सरकार तो अभी बनी उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला के पास पुलिस तो है नहीं। पुलिस किसके पास है? जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार लेफ्टिनेंट है, गवर्नर के पास। जैसे दिल्ली की सरकार है, इनके पास जो पावर नहीं है, वैसे वहां के चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है।
तो यानी कि गवर्नर के पास पावर है। जैसे पहले सक्सेना साहब यहाँ अरविंद केजरीवाल को तंग कर रहे थे और उसके पहले लोग कर रहे थे, वैसे इस प्रकार से मनोज सिन्हा जी हैं वहाँ के गवर्नर, महामहिम, वो गवर्नर है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों का टाई अप है। भाई सारण में 27 लोग मर गए, 3 लोग घुसे। क्या अमित शाह ने उनको वीजा दिया था वहां आने के लिए? वो कैसे घुसे जम्मू कश्मीर की बॉर्डर से? तब तो गवर्नर भी तुम्हारा, पुलिस भी तुम्हारी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तुम्हारा। गवर्नर ने गलती मानी है, जैसे आप मान रहे हैं गलती अपनी। एक मिनट, घुसे ना, तो वहां से घुस करके अंदर आए, मारे 26 लोग। वीजा दिया था क्या? महीने भर तक उसका पता ही नहीं लगा कहाँ है लोग। लाल किले में हो गया अटैक। आपने तो कहा था ऑपरेशन सिंदूर खत्म न समझा जाए। नरेंद्र मोदी ने ही कहा था ना कि अगला अगर हमारे पे हमला होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? कितने लोग मर गए यहाँ लाल किले में? ये तो हॉटस्पॉट है। यहाँ पर से 15 अगस्त को तो प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देते हैं, हालांकि बिरला को बीच प्राइवेटाइज कर दिया उसको। वहां पर कैसे हो गया उसके बारे में कुछ पता लगा? आज तक किसी ने बोला? जब हमला हुआ था 26/11 का बंबई में, तो फिर इनको हमने बोल बोल के विपक्ष ने हटवा दिया था ना, गृह मंत्री को। फिर शिवराज सिंह आज पाटिल कैसे बैठे हुए हैं? आज कैसे बैठे हुए हृष्ट लग रहे हैं अपने गृह मंत्री? इसके बारे में कोई जवाब देगा या नहीं देगा? चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, सो कैसे चलेगा? ये तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है कृति आचार्य जी, अभी पिछला संसद का जो सत्र हुआ उसमें एक आपसे जुड़ा हुआ विवाद सामने आया, जिसकी वजह से आपने पत्रकारों को धमका दिया था कि केस करेंगे। मुझे नहीं धमकी दीजिएगा केस करने की। ये क्या विवाद है कि सिगरेट वाला? कृति मुझे एक चीज बताइए, आपने वीडियो देखा? हाँ, मैंने वो वीडियो देखा जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड जो है अमित मालवीय जी ने ट्विटर पर शेयर किया, संसद के अंदर का। 2 चीजें लगती हैं। एक तो मैं अपनी बात कह दूं। हाँ प्लीज। अपनी बात ये कह दूं, ये मेरा इनवॉलंटरी मूवमेंट है। ठंड में लोग करते हैं, अभी भी मेरा हाथ ठंडा हो रहा है, मैं जान के नहीं कर रहा हूँ ऐसे, नहीं तो इंसान करता है। आप भी करते हुए ठंड में बैठे हुए चाय पीते हैं, आदमी बलता रहा है, मसलता है, कोई ऐसे करता है। इसका मतलब क्या मैं आपको आंख मार रहा हूँ? ट्विचिंग होती है, क्या ये वायलेशन है पार्लियामेंट्री रूल्स? आपके यहाँ पे कुछ नहीं था, आप मुझे बता दीजिए। हाँ, ये तो मैंने ये देखा। मैंने वो वीडियो, एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लो, 1 मिनट मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए, उसके बाद नहीं, आपने मेरे पर अच्छा। एक जो इल्जाम लगा उसके बारे में बात। ठीक, उसके कुछ दिन पहले अनुराग ठाकुर ने मेरे ऊपर आरोप एमपी पे लगाया, मेरा नाम नहीं लिया था, जो कि 353 के संसद के कानून का, सदन के कार्य का अवहेलना है। 373 में लिखा है कि किसी के ऊपर आप आरोप लगाएंगे तो पहले आप उसके प्रमाण के साथ, कागजात, सबूत के साथ आप स्पीकर को देंगे। स्पीकर उसको देखेंगे, देखने के बाद अगर उनको उचित लगा तो आपको वह विषय उठाने को देंगे, अन्यथा नहीं। ये एक उल्लंघन हुआ। दूसरा वीडियो उसके 6 दिन के बाद जब रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं पीछे से, तब दिया गया। मैंने रविशंकर प्रसाद का पूरा वीडियो देख लिया, कहीं पर भी वह नहीं आया शॉट। कैमरे लगे हैं 15 मीटर ऊपर पीछे, ये लिया गया है नीचे से, विशेष रूप से क्योंकि मैं एक स्मोकर हूं, कहते मुझे शौक नहीं है, मैं सिगरेट पीता हूं, तो मेरी एक एक्शन है, इनवॉलंटरी एक्शन है जो मैं करता हूं, और वो सबको मालूम है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं मालूम है या कुछ क्या क्या है, वो इनवॉलंटरी एक्शन है। ऐसे किया और छोड़ दिया। कई लोगों ने कहा ऐसे करते रहो तो तुम्हारी तलब भी तुमको कम लगेगी। मैंने किया, नीचे से दिया हुआ है। अब आप ये जानते हैं भगवंत मान के ऊपर 2016 में केस हुआ था, उसने वीडियोग्राफी अंदर से बाहर तक की थी, और उसके ऊपर हुआ था कि आप सिक्योरिटी का वो कर रहे हैं। हाँ, क्या अमित मालविया सरकार में होने के आते नाजायज फायदा उठाकर किसी ने वो वीडियो लिया जो संसद में अभी 28 तारीख को माननीय राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, स्पीकर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, सारे राज्यसभा लोकसभा के एमपीज होंगे, फॉरेन डिग्नेटरीज होंगे, 3000 लोग कर्मचारी वहां के, और दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ होगी। क्या उनके खतरे के लिए नहीं बात है? ये जो वीडियो अंदर से गई है किसने दिया? इसके ऊपर बुलेटिन भी निकाल चुकी है पार्लियामेंट। अभी सेकंड बुलेटिन आया है 17 दिसंबर को या 24 दिसंबर को कि किसी प्रकार से नहीं ले। भगवंत मान के ऊपर हुआ, एक राज्यसभा की एमपी सरला पाटिल या क्या नाम है उनका, उनके ऊपर भी सस्पेंशन हुआ। तो क्या सबसे पहले सेक्रेटेरिएट को यह नहीं देखना चाहिए कि अंदर का वीडियो
यानी हो सकता है उसने और भी ऐसे कई सारे वीडियो होंगे जो लेकर के रखे होंगे और संभवतः ऐसे लोगों को दिया हुआ होगा जो हमारे पर हमला कर सकता है। इसलिए मेरी मांग है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से इसके ऊपर, अमित मालविया के ऊपर, और जिसने वीडियो लिया उसका डिवाइस लीजिए कि कहीं उसने और वीडियो तो नहीं खींच कर रखे हैं। क्या ये खतरा नहीं है? भगवंत मान के ऊपर आपने कार्रवाई की जो आकर दिखा रहा था कि टेबल ऑफिस तक कैसे क्वेश्चन डाला जाता है। यहाँ तो इसने अंदर से लिया हुआ दिखा दिया और इसको किसी ने नहीं देखा। अब अनुराग ठाकुर ने जो मेरे पर आरोप लगाए या टीएमसी एमपीस पे आरोप लगाए, उसका प्रमाण नहीं दिया और स्पीकर उस समय बैठे हुए थे। क्या उसने स्पीकर के चेयर का अवहेलना नहीं की? क्या उसका अपमान नहीं किया? इन सबों का जवाब कौन देगा? तो ये मैं पूछना चाहता हूँ और मेरे पर है तो मैं कभी भी जब भी मुझे बुलाइए समिति में सामने जाकर बैठने को तैयार हूँ और मानने को तैयार हूँ कि मैं स्मोकर हूँ, मैं स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन संसद भवन पार्लियामेंट में परिसर नहीं में की। पीते हैं आप? संसद भवन परिसर में स्मोक परिसर करते के हैं? अंदर अलाउड ही नहीं है पीना, मतलब हाउस के अंदर नहीं अलाउड है पीना, बाहर तो जो एरिया रेगुलेटेड है वहां पीते हैं। अच्छा, हाँ, अब मैं नहीं पीता, वहां तो बीजेपी के भी पीते हैं, कांग्रेस के भी पीते हैं, लेफ्ट के भी पीते हैं, जितनी पार्टियां हैं पूरे देश भर की, साउथ के लोग हैं, सबकी पार्टियों के सिगरेट पीते हैं। कोई ऐसा मैं खास अकेला हूं जो मैं सिगरेट पीता हूँ? मुझे कोई कह करके बहुत वो गर्व नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि सिगरेट पीना एक बहुत गंदी आदत है जो नहीं पीनी चाहिए, मुझे भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मैं उस आदत को छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये विषय उठना ही अपने आप में बड़ा अजीब है संसद भवन परिसर से, आज तक तो हमने नहीं सुना था ये इस विषय पे देखिए चर्चा ऐसा है, होती हुई। अनुराग ठाकुर जब एमपी बनकर आया तो मैं उस समय था, एमपी ऑलरेडी था, 99 में बना, चौथी बार का मेरा है। तो ये जब एमपी बन करके आया तो ये क्रिकेट टीम पर कब्जा करने का प्रयास किया रूडी के माध्यम से। रूडी के खिलाफ में था, मैं इस बार इलेक्शन में जीत गया, उसको बहुत बहुत बधाई है। तो इन लोगों ने एक क्लिक बनाया हुआ है, उसमें वो बन गया कैप्टन। अच्छा, ये मैच खेले और क्योंकि जेटली के चेले थे ये लोग, ये मुझे बुलाते नहीं थे। मैं वर्ल्ड कप विनर हूं ना, कि अब तो खैर नहीं वैसा खेल सकता स्वाभाविक है, लेकिन ये नहीं बुलाते थे। क्यों? क्योंकि उसको खुश करना चाहते थे। तो इनके मन में एक विद्वेष है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ये प्रयास करता है कीर्तिलाल कैसे नीचे दिखाएं, मेरे से अच्छा बोल नहीं सकते, मेरे से अच्छा सा ज्ञान इनको नहीं है, मेरे से ज्यादा ये क्रिकेट नहीं खेले। तो यह सभी चीजें जो है दुखद है ऐसे लोगों के लिए कि इतनी नीचे गिरी हुई बातें करते हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए, जो इनको शोभा नहीं देती। आज ही मैं पढ़ रहा था, अभी जब आपसे मिलने आ रहा था तो अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र, और मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था कहीं पे कि स्पीकर ने ये कहा है कि जांच अंतिम दौर में है और अगर साबित होता है तो कार्रवाई होगी। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि वो वीडियो जो है संसद के अंदर का, उसको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया। आपको जानकारी है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाह रहा हूं कि फॉरेंसिक ऑडिट होकर के आए और उसको सही माना जाए, जिससे कम से कम इन लोगों के ऊपर तो कार्रवाई हो जो देश की सुरक्षा पर, जिसके ऊपर इतना बड़ा आघात हुआ है। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि वो संसद भवन के कैमरे से लिया गया वीडियो नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, यस। और क्योंकि अमित शाह बीजेपी के हैं और बीजेपी की सरकार है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी छूट है। ये कैसे हो सकता है? ये तो माननीय स्पीकर के सामने मैं बात रखूंगा, चिट्ठी में लिखूंगा इस विषय को। अच्छा, हम लोग इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं, जब आपका वीडियो आया था संसद भवन परिसर के बाहर से, ऐसा क्या पूछ दिया था पत्रकार ने कि आपने कहा था कि केस कर दूंगा तुम पे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो जवाब दे रहे हैं। नहीं, मुझसे क्या उसने पूछा कि क्या आप थे या क्या नहीं था? मैंने कहा तुम कैसे ऐसे कह सकते हो? जो चीज मैंने की नहीं उसके ऊपर आप इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मैं उसका जवाब तो दूंगा ना। एक सवाल मेरा ये है, अब आगे बढ़ रहे हैं, खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सवाल मेरा ये है कि आप सालों तक बीजेपी में रहे, चुनाव दर चुनाव, जब भी चुनाव होता है और बीजेपी जीतती है तो एक चर्चा होती है कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, रणनीति बहुत अच्छी बनाते हैं, अच्छे से चुनाव लड़ते हैं। तो आप तो बीजेपी में भी रहे हैं, इनसाइडर हैं, तो आप भी थोड़ा बता दीजिए क्या क्या मजबूती है बीजेपी के संगठन की? मजबूती कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है नीचे। अब आप बाहर है तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अंदर था तब भी कुछ नहीं था, बाहर हूं तो भी कुछ नहीं है। सही मायने में आपको बता रहा हूं, आज भी इनके पास कार्यकर्ता बंगाल में नहीं है, आज भी इनके पास कार्यकर्ता बिहार में नहीं है। अगर इनसे नीतीश कुमार पिछली बार हट गए थे चुनाव में, आपको याद होगा लोकसभा में, तो क्या हल हुआ था इनका? विधानसभा में हट गए थे, इनका क्या हल हुआ था? 20 सीटें नहीं आई थी। 2015 की बात कर रहा हूं, जब वो आरजेडी के साथ चले गए थे। तो यहां पर भी इन्होंने कुछ लोग शिवसेना के मेन तोड़ करके महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा में अब हार गए और विधानसभा में जीत गए। तो क्या हुआ? एसआईआर, जिसके अंदर वोट कितने सारे जोड़ दिए गए, जिसका प्रमाण बाद में दिया गया। हरियाणा में भी वही हुआ, लेकिन हम सतर्क थे। जैसे इन्होंने कहा कि एसआईआर होगा, हमने हर एक पन्ने, अगले 3 दिनों के अंदर हर पन्ना टेस्ट हो गया।
हमने देख लिया कौन जी रहा है, कौन मर गया, कौन शिफ्ट हो गया, कौन कहाँ चला गया, हमने सारे पता कर लिए। उसको लेकर के बाद में इनको हुआ कि उनके कागज ही ले आओ, क्योंकि एसआईआर में तो कुछ उतना डेंजर नहीं कर पाए। लेकिन अब ये दूसरे माध्यम से, एआई के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो हमको पता नहीं लगे उसके माध्यम से वोट जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे उन्होंने बताया है। तो आप कह रहे हैं संगठन में कोई दम नहीं है? कोई दम नहीं है इनके संगठन में, कोई दम नहीं है, कुछ नहीं। आपने तो संगठन में काम किया है बीजेपी के, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ इसको, इनके अंदर कुछ, इनके पास कुछ नहीं है। कहने के लिए संगठन है, कुछ नहीं है। लोग जुड़ते हैं आशा के साथ कि हमको कोई कुछ बना देगा, कोई नीचे से प्रमुख बन जाएंगे, कोई कहीं पर कुछ बन जाएंगे, इस तरीके से ये चाणक्य वाने वाली जो बात होती है, अरे कुछ नहीं चाणक्य, ये सब खेल है वही, और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ यही चीज बोल दिया, धर्म, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, व्हेन नथिंग वर्क्स रिलीजन डज। एक सवाल मेरा आपसे ये है, आप बता रहे थे अपने पिताजी के बारे में कि जब आपने कभी इन्होंने कहा कि हमने 2 करोड़ नौकरी कही थी, 1.5 करोड़ दे दिया। कभी इन्होंने कहा हम 15 लाख कह रहे थे, हमने 5 लाख एक इंस्टॉलमेंट में दिया है, अगले इंस्टॉलमेंट में 5, फिर 5 देंगे। ये तो 2047 में चले गए। हर घर में छत है, हर घर को मिलेगा छत 2022 तक। हर घर में होगा नल, नल में होगा किसानों जल, की हर में आमदनी होगी बिजली, किसानों की आमदनी हो जाएगी 2200 से डबल हो जाएगी, उससे ऊपर। तो ये सब तो कुछ नहीं है, तो सीधा 47 पे चला गया। कितने लोग हम में जिंदा रहेंगे साफ देखने के लिए? तब तक कोई नई कहानी हो जाएगी। द राइट शैल लिव फॉर 1000 years। आप बिहार से आते हैं, आपके पिताजी बिहार में मुख्यमंत्री भी रहे, कभी आपने ये नहीं सोचा कि बिहार की राजनीति में सक्रिय हुआ जाए, बिहार को बदला जाए? बिहार की राजनीति में बिल्कुल सक्रिय था। नहीं, सक्रिय के मतलब कहने को मतलब कि आप सांसद रहे और आप दिल्ली आ गए, हाँ। आपने बिहार में रह करके मुख्यमंत्री बनने की कभी नहीं सोची? आपने क्यों? सोचा? मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। मैंने मंत्री बनने का नहीं सोचा, जबकि मुझे प्रलोभन दिए गए, जिस समय मैं अरुण जेटली का वो कर रहा था। आप मुख्यमंत्री बनते तो बिहार को बदल पाते। मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों से लड़ते हुए पाँव में इन्होंने गोली खाई, 6 बार वो अंग्रेजों से लड़ते हुए जेल गए, 150 कोड़े उनके पीठ पर पड़े, और जितने भी मुखबिर आरएसएस के थे उन्होंने फंसवाया था और जेल में भेजा था। ये सारी चीज़ें तो मुझे बाद में पता लगी पिताजी से, जब उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे बताई। मैं जब जुड़ा बीजेपी से तो मुझे निकाल दिया गया था घर से। हाँ, मैंने पढ़ा वो। हाँ, तो वो सारा कुछ था। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या पूछते हैं? तो विस्तार से बताएंगे क्या हुआ था, जैसे आप पार्टी में बीजेपी से जुड़ गए, तो फिर क्या बोला आपके पिताजी ने, मतलब कैसे निकाल दिया, क्या बातचीत हुई बाप बेटे के बीच में? उन्होंने बोला गेट आउट, तुम गद्दारों के साथ जा रहे हो, इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है, ये लोग मुखबिर थे अंग्रेजों के, यू आर जॉइनिंग देम। अंदर अंदर हम कूद रहे थे, ये कैसे हो सकता है, ये तो लड़ाई लड़ते हैं, तो बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। नहीं, इनको देश का मुझे क्या मालूम था कि 2 नेशन थ्योरी इन्हीं के गुरुओं ने पेश किया था। मुझे क्या मालूम था कि इन्होंने 1925 से लेकर 1947 तक, चाहे नमक आंदोलन हो, चाहे स्वदेशी का आंदोलन हो या दूसरे आंदोलन में भाग नहीं लिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था। चिट्ठी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखी थी, जो इनके इष्ट हैं, वो उन्होंने लिखी थी कि इसको तुरंत ख़त्म किया जाए। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इन लोगों के बारे में बहुत सीरियसली लिखा हुआ है, सबने लिखा हुआ है, दुनिया जानती है, लेकिन वो चीज़ सामने नहीं आ पाती। वो विपक्ष के लोग बोलते हैं, लेकिन जो पत्रकारिता में जो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए पत्रकारों को, सो नहीं होती। वक्त बदल चुका है। 160 में 145वें स्थान पर है हमारे फ्रीडम इंडेक्स के अंदर हमारा नाम भारतीय पत्रकारों का। तो क्या कहा जाए? एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, ये आखिरी सवाल पिछले 6 बार से हो रहा है। बस ये आखिरी है, फाइनल वाला है, कि अभी आईपीएल की टीम अनाउंस हुई, बांग्लादेश के खिलाड़ी आए और फिर विरोध हुआ, विरोध के बाद उनको निकाल दिया गया। आप क्रिकेटर रहे, मेरा एक सवाल आपसे बतौर क्रिकेटर है कि खेल में बांग्लादेश से हमारे संबंध वैसे नहीं टूटे जैसे पाकिस्तान से टूटे हैं, अभी बातचीत चल रही है, अभी विदेश मंत्री भी हमारे बांग्लादेश गए थे, फिर उनको निकाल देना दबाव के बाद, बाहरी दबाव के बाद बीसीसीआई का ये फैसला लेना, उसको कितना उचित मानते हैं? मुकेश अंबानी की टीम है मुंबई इंडियंस, उस पे शकीबुल हसन है टीम में, बांग्लादेश का प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, बहुत बड़ा फैन हूँ उसका। उसके बारे में क्यों आवाज़ नहीं उठी भाई? और दूसरी टीमों में भी मुसलमान प्लेयर हैं, तो क्यों नहीं उठी? इसके बारे में विशेष रूप से क्यों उठी? क्यों? धर्मवाचक जो कथावाचक हैं वो धर्मवाचक बन गए हैं, वह इस विषय के ऊपर बोलते चले गए, लेकिन मुस्तफिजुर के बारे में बात उठी क्यों? जब खालिदा जिया का देहांत हुआ और जयशंकर साहब गए थे जी बांग्लादेश, और आपको ध्यान होगा जब वर्ल्ड कप खेले थे पिछले से पिछले साल और हम जीते थे,
तो उसमें ही बहुत बड़ी बात हुई थी कि भारतीय टीम हाथ नहीं मिलाएगी, हाथ मिलाएगी तो कैसे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, वो नहीं बढ़ा। भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया। उसी मैच में शाहिद अफरीदी जो मौका नहीं ढूंढता छोड़ता भारत के विरुद्ध आग उगलने में, गाली देने में, उसके दोनों तरफ, एक तरफ तो अनुराग ठाकुर वही जिसने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया, और दूसरी तरफ जूनियर शाह, छोटा शाह, जय शाह बैठे हुए ज़बरदस्ती आपस में हंसी मजाक ठिठोले कर रहे थे। कुछ नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाना ये तय हुआ था। लेकिन ये दोनों कर सकते हैं क्योंकि दोनों बड़े बाप के बेटे हैं। उसके बाद हमारे जयशंकर साहब गए खालिदा जिया वाले में। वहाँ जाके जो सरदार सादिक हैं, जैसे हमारे ओम बिरला जी हैं लोकसभा के स्पीकर, वैसे ही वो नेशनल असेंबली पाकिस्तान के स्पीकर हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। पूरी फोटो यहाँ नहीं निकली हिंदुस्तान में, निकालती तो बवाल कट सकता था। वैसे नहीं भी कटता तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी दुबई में, मिडल ईस्ट में, सब जगह वो फोटो बाहर निकली। तो तुम करो तो ठीक, दूसरा करे तो गलत। खेल के अंदर मुस्तफिर तुम किए जा रहे हो। अभी बांग्लादेश से हमारे रिश्ते काफी नरम है, हाँ, काफी टेंशन में है थोड़ा सा। गंभीर है, हाँ, गंभीर है। गंभीर है। हाँ। ऐसी परिस्थिति में आप इस तरह की हरकत करके क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन से और नजदीक कराना चाहते हो? और मुस्तफिर का नाम किसने लिस्ट में बनाया? बीसीसीआई ने। बीसीसीआई में कौन है? आईसीसी के चेयरमैन बन गए अब तो जय शाह, वही थे, और बाकी लोग, और टारगेट किया गया शाहरुख खान को। उन्हीं को लिस्ट में डाला गया। और लिस्ट में डाल करके जब शाहरुख खान के पास बॉलिंग थोड़ी कमजोर है, उसने उसको खरीद लिया, तो बवाल, हाय तौबा मच गया कि शाहरुख खान ने ले लिया, देशद्रोह हो गया है। तब देशद्रोह नहीं था। जब शाहिद अफरीदी की दोनों तरफ में जूनियर शाह और जूनियर ठाकुर, अनुराग ठाकुर और जय शाह साथ बैठे हुए ठठेले कर रहे थे, तब देशद्रोह नहीं था। जब एस जयशंकर ने जाकर के सरदार सादिक के साथ हाथ मिलाया, जो नेशनल असेंबली का स्पीकर है, तब देशद्रोह नहीं था। तब देशद्रोह नहीं था जब मुकेश अंबानी की मुंबई इंडियंस ने शकीबुल हसन को उठा लिया। देशद्रोह यही हुआ इसलिए क्योंकि शाहरुख खान ने उठा लिया, और वो भी बंगाल की केकेआर टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो आपको समझना चाहिए ये देश किस रास्ते पर ये लोग लेते चले जा रहे हैं। ये रिश्ते खराब कर दे रहे हैं। विदेश नीति के बारे में नहीं मालूम कि किस प्रकार से करना है। ट्रंप बार बार बोलता है मैंने सीज फायर कर दिया, बोलता 500% में तुम्हारे पे टैरिफ लगा दूंगा अगर तुम रशिया से ऑयल लोगे। खुद लेगा ऑयल वो न्यूक्लियर के लिए, लेकिन हम नहीं ले सकते। और जहां जहां तेल, वेनेजुएला में तेल 20% पूरे दुनिया का है, वो खाना चाहता है, इसलिए उसने वहां पर जबरदस्ती चढ़ाई कर दी। कोई यूएन में नहीं गया, कोई कहीं नहीं गया, कोई बात नहीं, कोई नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। ईरान के अंदर ये लोग पैसा दे रहे हैं कि खूब इसके अंदर आग भड़के, आगे खूब भड़के, जिससे कि ये अपना ले आए और ईरान में जो तेल है वो इसको ये लेना शुरू करे। बहुत दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के ऊपर भी करेगा, चाहे टैरिफे के माध्यम से करे या जैसे भी करे। तो हमको समझना चाहिए, ये हम समझते नहीं, अंधभक्त हुए पड़े हैं। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से ईरान और वेनेजुएला में अमेरिका कह रहा है वैसा भारत में करेगा। टैरिफ के माध्यम से तो बोलता है ना 500% टैरिफ लगाऊंगा। तुम रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हो? और हमें तो $40 का बैरल मिल रहा है भाई, जब से मोदी जी आए हैं। लेकिन पेट्रोल के दाम कहां बढ़ गए? बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार हुई थी जी, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे मिलते हैं सुनने को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और लोकमत हिंदी को इतना समय देने के लिए। धन्यवाद। लोकमत हिंदी की जय हो। विजय डाडा जी को नमस्कार बोलिए। नमस्कार।